ये एक ऐसी बिरादरी है जिसके वीरों ने प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक चारों दिशाओं में अपनी वीरता, पराक्रम और साहस के बल पर अपना ही नहीं अपने देश का भी नाम रोशन किया है। फिर चाहे वो प्राचीन समय के राजा महाराजाओं का शासन, या फिर उनके युद्ध के मैदान हो, या फिर आज़ादी की लड़ाई में बलिदान देने वाले सच्चे वीर सपूत, या फिर वर्तमान समय में खेल के मैदानों में अपनी दम पर जीत के परचम लहराते हुए खिलाड़ी हों, या फिर बॉर्डर पर हमारे प्राणों की रक्षा करते हुए सेना के सिपाही। हर क्षेत्र में इन्होंने अपनी वीरता, पराक्रम और साहस के बल पर अपना एक अलग ही पहचान बनाई है। इसी पहचान को देखते हुए इन पर कई कहावतें और शेर व शायरियाँ बनाई गई, जिनमें से एक है, जहाँ पर हो ख़त्म तेरी वहाँ प्रारंभ होती है, खून में यूँ ही नहीं इतनी अकड़ और दम्भ होती है, बात पे सर कटा दे हम वो बात वाले हैं, सूरजमल था जिस जात का हम उस जात वाले हैं। ऐसी एक नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में कहावतें और कहानियाँ इनकी वीरता और पराक्रम की गाथाओं का वर्णन करती हैं। ऐसे ही कुछ जाट वीरों की वीरता का एक किस्सा शुरू होता है। समय था साल 1660 ईस्वी का दशक। दिल्ली की राजगद्दी पर मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। शासकों ने शाही खजाने को भरने के लिए किसानों पर भारी कर का ऐलान कर दिया था, ताकि उनकी संपत्ति और बढ़ाई जा सके। उनके आदेश के बाद उनके अधीन समस्त इलाकों से किसानों के पास से कर वसूला जाने लगा। चाहे किसान खेत बोए या ना बोए, उन्हें एक तय कर देना होता था। उनके इस आदेश से तंग आकर किसानों ने विद्रोह करने शुरू कर दिए। कुछ इलाकों में तो किसान फौज के डर से पीछे हट गए, लेकिन जब इन सब के अलावा ब्रज इलाके में गोकुला जाट के नेतृत्व में किसानों ने न केवल कर देने से इनकार कर दिया, बल्कि कर वसूलने आए सैनिकों को भी जाटों ने हराकर वापस भेज दिया। इस संगठन का सरदार था तिलपत का जमींदार गोकुला जाट। औरंगजेब को जब इस बात का पता चला तो उसने विद्रोह को कुचलने के लिए सेना की एक खास टुकड़ी भेजी, मगर उनको भी गोकुला जाट और उसके साथियों से हार कर वापस जाना पड़ा। इस घटना के बाद भी औरंगजेब ने एक के बाद एक 3 बार ब्रज के इलाकों पर हमला किया, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे। जाटों की वीरता देख दिल्ली के शाही तख्त पर बैठा औरंगजेब आग बबूला हो गया। उसने एक बहुत विशाल सेना के साथ तिलपत के मैदानों में जाटों को घेर लिया। साल 1666। विशाल सेना को सामने देखकर भी जाट पीछे हटने के बजाय युद्ध के मैदान में कूद पड़े। ये युद्ध कुछ देर चला और विशाल सेना ने जाटों के विद्रोह को कुचल दिया। गोकुला जाट युद्ध में मारा गया और उसके कुछ साथी कैद करके आगरा भेज दिए गए, जहां उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उसके इस घटिया काम से समस्त ब्रज और उसके आसपास के इलाकों के किसान आग बबूला हो गए और उन्होंने तिलपत में ही सामूहिक बैठक की, और इस बैठक में गोकुला जाट के बेटे राजाराम सिंह छिंदवार को तिलपत का नया सरदार घोषित कर दिया। सरदार बनते ही राजाराम ने पहली कसम खाई कि वह मुगलों से बदला लेगा। कुछ समय में नए सरदार ने एक दमदार सेना तैयार कर ली और सेना तैयार होते ही उन्होंने आगरा के पास बने सिकंदरा पर आक्रमण कर दिया। सिकंदरा में मौजूद अकबर के मकबरे में तोड़फोड़ करके और आगरा से कुछ धन लूटकर उन्होंने अपने सरदार की मौत का बदला लिया। यहीं से जाट और मुगलों के बीच की दुश्मनी की शुरुआत हुई, जो काफ़ी लंबे समय के बाद भी खत्म नहीं हुई। ऐसा मुंह तोड़ जवाब देने के बाद ब्रज के इलाकों में जाटों का नाम मशहूर हो गया। उनके किस्से लोगों की दैनिक वार्तालाप के हिस्से बन गए। कुछ समय बाद सिंह चिमार के बेटे बदन सिंह ने सरदार का पद संभाला और अपने पूर्वजों की तरह ये जंग जारी रखने का आदेश दिया। सन 1722 में बदन सिंह के गद्दी संभालते ही आगरा के आसपास बनी कुछ मुगल सल्तनत की चौकियों पर धावा बोला गया और उस इलाके को अपने कब्जे में लेकर एक अलग नगर की नींव रख दी, जिसे बाद में भरतपुर के नाम से जाना जाने लगा। 1755 तक राजा बदन सिंह का राज भरतपुर में रहा। उसने शासन के दौरान उन्होंने जाट साम्राज्य की सीमा विस्तार के लिए मुगल शासकों से कई लड़ाइयाँ लड़ी, मगर कहीं न कहीं उसकी राजनीति में वो बात नहीं थी कि वो जीते हुए इलाकों को मुगलों से ज़्यादा समय तक बचा कर रख सके। वो युद्ध लड़ते और कुछ समय तक इस इलाके पर कब्जा रखते, फिर मुगल शासक वापस जीत लेते, क्योंकि उसकी सेना अभी भी मुगल शासकों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर थी, जो पिछली 2 सदी से हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर राज करते आ रहे थे।
इन शासकों को उसकी असली हैसियत दिखाई पदम सिंह के बेटे महाराजा सूरजमल ने। सन 1707 में राजा सूरजमल का जन्म हुआ। इतिहास का ये वही दिन था जिस दिन मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अपने पिता से उन्होंने तमाम युद्ध कौशल सीखे। जिस उम्र में बच्चे अक्सर गुल्ली डंडा खेलते हुए नजर आते हैं, उस उम्र में सूरजमल तलवारों से खेलना सीख गए थे। या यूँ मान लीजिए कि उनका बचपन भी अपने विरोधियों से लड़ने में गुजरा, हालांकि उनको फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं था। पदम सिंह की मृत्यु के बाद महाराज सूरजमल ने भरतपुर की गद्दी संभाली और सबसे पहला काम अपने लिए एक मजबूत सुरक्षित किला बनाने का किया। महाराजा सूरजमल बचपन से ही होशियार प्रवृत्ति के थे। कम उम्र में ही उन्होंने अपने पिता के आदेश के बाद मेवात के मेयों पर आक्रमण कर कुछ समय के लिए उनसे मेवात छीन लिया था। मेवात के अलावा सूरजमल ने राजकुमार रहते हुए डीग के सौकरियों पर हमला करके डीग के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। ये युद्ध उन्होंने 1732 में लड़ा था। ये एक विशाल युद्ध था जिसमें काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था। इसी युद्ध के बाद सूरजमल ने भरतपुर में लोहागढ़ के किले का निर्माण करवाया, जिसे आज हम लोहागढ़ का किला या आयरन फोर्ट के नाम से जानते हैं। साल 1743 में जयपुर के राजा जयसिंह की मौत के बाद उसके दोनों पुत्रों ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बीच राजगद्दी को लेकर आपसी झगड़ा चल रहा था। दोनों ही अपने अपने पक्ष के साथ जयपुर का अगला राजा बनने का दावा कर रहे थे। दोनों के बीच का जुबानी संघर्ष बढ़ते बढ़ते युद्ध के मैदानों तक आ पहुंचा। जुबानी बातें अब तलवारों से होने लगी थी। माधव सिंह का ननिहाल मेवाड़ में था, इसलिए उनका पक्ष मजबूत था, क्योंकि उनके पक्ष में मेवाड़ के राजा और उनके मित्र राजा थे, जिसमें जोधपुर, पाली और बूंदी के राजा शामिल थे। वहीं ईश्वरी सिंह के साथ महाराजा सूरजमल और कुछ अन्य छोटी रियासतों के सरदार थे। दोनों पक्षों के बीच जब सहमति नहीं बनी तो भागड़ू के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें बड़े बड़े हिंदू सम्राट केवल जयपुर की गद्दी के लिए आपस में भिड़ गए। युद्ध में एक तरफ अनुभव और कई ताकतें थी, तो दूसरी ओर एक वह युवा जिसने बहुत ही कम समय में ब्रज के युद्ध के मैदानों में अपना लोहा मनवा लिया था। सूरजमल को युद्ध में दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ते देख जब हर किसी ने उनका परिचय पूछा, तब सूर्यमल मिश्र ने जवाब दिया, नहीं जाने ने व्यर्थ सही पर सबकी पीर, जन्मा उसके गर्भ से जब सूरजमल सावीर। भागड़ू के युद्ध में जीत सूरजमल की हुई। उन्होंने जयसिंह को दिए वादे को पूरा किया और ईश्वरी सिंह को जयपुर की राजगद्दी पर बैठा दिया। इस युद्ध ने ब्रज को एक नया युवा शासक दे दिया, जिस पर अब प्रजा को भरोसा हो चुका था कि अब उनके प्राणों की रक्षा करने वाला कोई है। भागड़ू के युद्ध में जीत के बाद ब्रज के महाराजा सूरजमल के नाम का डंका बज रहा था। इस भव्य जीत के बाद महाराजा ने ब्रज से मुगल शासकों के अधिकार का संपूर्ण सफाया करने और अपने राज्य की सीमा विस्तार के लिए आगे की योजना तैयार की। महाराजा सूरजमल अब एक के बाद एक अनेक युद्ध लड़ने का संकल्प कर चुके थे। उन्होंने मेवात, नीमराना, गुड़गांव जैसे इलाकों पर अपना कब्जा जमाकर अपनी हद दिल्ली के दरवाजे तक बढ़ा दी। उस वक्त दिल्ली पर अहमद शाह का शासन था, जो कि मुगल बादशाह था। अहमद शाह को लगा कि अब उसके हाथ से दिल्ली जाने वाली है, तो उसने भयभीत होकर आर पार की योजना बनाई। उसने अपने मीर बख्शी को विशाल सेना के साथ महाराज सूरजमल से युद्ध करने के लिए भेज दिया। 30 दिसंबर 1749 को मीर सेना सहित सूरजमल की सरहद पार करके इलाके में जा पहुंचा। मीर ने मेवात लूटा और नीमराना का किला भी अपने कब्जे में ले लिया। जब ये बात भरतपुर तक पहुंची तो महाराजा सूरजमल ने हिंदू नववर्ष का कार्यक्रम रद्द कर अपने सेनापति को मुगलों से लड़ने भेज दिया। मुगलों से भिड़ंत में सेनापति मारा गया और फिर क्रोध में आग बबूला हुई खुद सूरजमल सराय के मैदानों में मीर की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। 3 दिन तक मीर की सेना जाटों से घिरी रही। अंत में युद्ध शुरू हुआ और दोनों हाथ में तलवार ले जाट मुगल सैनिकों पर ऐसे टूट पड़े मानो कोई शेर शिकार कर रहा हो। कुछ ही देर में मीर बख्शी का घमंड महाराजा के चरणों में आ पड़ा। मीर अपनी जान की भीख मांगता रहा। महाराजा ने मीर को हरजाना भरने, इलाका खाली करने तथा और भी कुछ शर्तों के साथ रिहा कर दिया। मुगलों की इस पराजय की खबर सुन के समस्त राजपुताना भी सत्ते में आ गया।
कि आखिर मुगलों का तख्त हिलाने की हिम्मत उत्तर भारत में किसकी हो गई। सूरजमल के अलावा कोई दूसरा ऐसा राजा नहीं हुआ था जो ऐसी शर्तें मुगलों से मनवा सके। खैर कुछ ही दिन में महाराज सूरजमल का लोहा राजपूताना भी मानने लगा। उनमें से कुछ राजा जो कि मुगलों के अधीन थे, वे अब मुगलों की बजाय महाराजा के पीछे आ गए। इस युद्ध के बाद बारी आती है उस युद्ध की जिसने महाराजा सूरजमल का इतिहास सदा के लिए अमर कर दिया। सराय में हार के बाद अहमद शाह ने अपने वजीर सैफुद्दीन को वजीर के पद से हटा दिया, उसे देश निकाला दे दिया। अपने बादशाह से इस धोखे से वजीर उसका दुश्मन बन गया और उसे सबक सिखाने के लिए भरतपुर की ओर कूच कर गया। महाराजा सूरजमल और वजीर में पहले से ही अच्छे दोस्ताना संबंध थे। उन संबंधों का वास्ता देकर वजीर ने महाराज सूरजमल को दिल्ली पर हमला करने के लिए राजी कर लिया। मई 1753 में महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर हमला कर दिया। दिल्ली में महाराज के सामने था वहाँ का नवाब गयासुद्दीन, जिसे जाटों ने ऐसे घेरा कि वो चंद घंटों में ही युद्ध छोड़कर भाग गया। जाट दिल्ली में घुस चुके थे। मुगलिया सल्तनत अब जर्जर हालत में हो गई थी, जिसने अपने आप को एक किले में कैद कर लिया था, यानी अब बादशाह जाटों के हाथों में थी। जाटों ने मई से लेकर जून तक पुरानी दिल्ली में डेरा डाले रखा और मुगल खजाने की लूटपाट की। कमजोर और भयभीत अहमद शाह आखिर में महाराजा सूरजमल के सामने झुक गया और शांति संधि पर प्रस्ताव रख दिया। महाराजा सूरजमल ने शर्त रखी कि उसके मित्र सैफुद्दीन वजीर को सम्मान के साथ उसका पद और उसकी जागीर लौटाई जाए। अहमद शाह ने शर्त मान ली और उसे जिंदा छोड़ दिया गया। साल 1753 में महाराजा सूरजमल अपने परिवार सहित लोहागढ़ के किले में आकर रहने लगे। इस किले को भारत का एकमात्र अजय दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि इसे अभी तक कोई जीत नहीं पाया था। कहते हैं कि इस किले पर कब्जा जमाने के लिए अंग्रेजों ने 13 बार आक्रमण किया। अंग्रेजी सेना ने यहाँ सैकड़ों तोप के गोले बरसाए, लेकिन इन गोलों का किले पर कोई असर नहीं हुआ। वह 13 में से एक बार भी किले को भेद नहीं सके। कहा जाता है कि अंग्रेजों की सेना बार बार हार कर हताश होने के कारण यहाँ से चली गई थी। जाटों से हार कर गयासुद्दीन मराठी सरहद में घुस गया और मल्हारराव होलकर को उकसाकर महाराजा सूरजमल के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। गयासुद्दीन मराठी सेना की मदद से सूरजमल से हार का बदला लेने के लिए भरतपुर की तरफ पहुंच गया। भरतपुर की सेना से उसका मुकाबला कुम्हेर में हुआ। उन्होंने कुम्हेर के किले को घेर लिया। महाराजा सूरजमल उस समय भरतपुर से बाहर किसी मुहिम पर थे। जब उन्हें गयासुद्दीन और मराठों की इस हरकत का पता चला तो वे तुरंत कुम्हेर की ओर लौट गए। उधर कुम्हेर के दुर्ग को घिरा देखकर वहाँ के सेनापति ने योजना बनाई कि इनको जवाब दिया जाए। अगर उन्हें पता चल गया कि दुर्ग में सेना कम है तो दुर्ग को कोई नहीं बचा पाएगा। सूरजमल सतर्क एवं चतुर पुरुष था। वह संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले सब शांतिपूर्ण उपायों को आजमाए जाने के पक्ष में रहता। वह अपने पांव रखने से पहले जमीन को जांच लेता था। साहस और धैर्य दोनों ही गुण उसमें मौजूद थे। मराठों के विपरीत सूरजमल अपनी चादर से बाहर पांव पसारने या अपने सामर्थ्य से अधिक जिम्मेदारी लेने से बचता था। सूरजमल मराठों के साथ तनातनी से बचने का प्रयास करता रहा। मुगलों और मराठों की लगभग 80,000 सैनिकों की इस विशाल सेना के सम्मुख भी सूरजमल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मई 1754 तक 4 महीनों तक डटकर मुकाबला किया। सूरजमल संकट और संग्राम की स्थिति में काल और परिस्थिति के हिसाब से चाल चलने में माहिर था। कुम्हेर के किले की छत पर रखी एक हल्की तोप के गोले से जाट सैनिक ने दुश्मन पर हमला कर दिया, जिससे युद्ध की खुली पालकी पर अपने सैनिकों का निरीक्षण करते हुए मल्हारराव होलकर का बेटा खांडेराव होलकर मारा गया। मराठी राजकुमार की मौत ने पुणे तक को सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि उस समय मराठे अपना सर्वश्रेष्ठ काल में थे। पुत्र की मौत के बाद गुस्से में मल्हारराव ने कसम खाई कि वह सूरजमल से इसका बदला लेकर रहेगा। मल्हारराव ने अपनी सेना को किले पर चढ़ाई के लिए आगे कर दिया। राजा सूरजमल तब तक कुम्हेर पहुंचते तब तक उनकी रानी हसिया ने मल्हारराव की पत्नी जया जी को पत्र लिखा। उनके द्वारा उनके पुत्र को मारे जाने के हादसे की जानकारी देते हुए माफ़ी मांग ली और तुरंत शांति वार्ता के लिए
मना लिया। महारानी के हस्तक्षेप के बाद मल्हार राव ने परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए 18 मई 1754 को सूरजमल से संधि कर ली। मल्हार राव और सूरजमल दोनों के बीच संधि हो गई। तय किया गया कि किसी और की बातों में आके हिंदू राजा कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। युद्ध यूँ तो ज़्यादा भीषण नहीं हुआ, मगर उनके बेटे के मारे जाने से सूरजमल भी काफ़ी आहत हुए। उन्होंने बदले में मराठों के लिए भरतपुर के रास्ते हमेशा के लिए खोल दिए, जिन पर पहले कोई गुजरता तो उसे कर चुकाना पड़ता। इस घेरे की समाप्ति के समय सूरजमल का राज्य ज्यों का त्यों रहा। उसकी प्रतिष्ठा में और भी वृद्धि हो गई। सूरजमल की धाक इस घेरे के दिनों में और भी बढ़ गई थी और वह सारे हिंदुस्तान पर छा गई। ये सब घटना उत्तर भारत में हो रही थी, वहीं दक्षिण भारत में मराठे अपना एक विशाल साम्राज्य बसा चुके थे। उनके द्वारा चलाई गई स्वराज की आंधी अटक से कटक तक भगवा लहरा चुकी थी। पूरे दक्कन पर उनका राज था। दिल्ली में उस वक्त आलमगीर गद्दी पर बैठा था। दिल्ली अब वो दिल्ली नहीं रही जिसके दीवाने हर सुल्तान होते थे। दिल्ली अब एक जर्जर रियासत पर थी, लेकिन फिर भी उनको अपना बचा कुचा नाम मिटाने का डर था। सबसे बड़ा डर मराठों का था, इसलिए वो समय पर उनको कर देते थे अपनी सुरक्षा के लिए। इस युद्ध के बाद साल 1755 में समस्त रीति रिवाजों से महाराजा सूरजमल का राज्याभिषेक किया गया, जिससे ब्रज के क्षेत्र को एक साहसी चतुर योद्धा शासक मिला। 18वीं शताब्दी के मध्य मुगल साम्राज्य दुर्लभता और अराजकता की चपेट में आ चुका था। अफगानी आक्रांता अहमद शाह अब्दाली ने सन 1556 में पंजाब को जीतकर दिल्ली की ओर कूच कर दिया। जनवरी 1757 को अब्दाली दिल्ली के बाहरी अचल में आ धमका। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय अब्दाली के समक्ष उपस्थित हो गया। अब अब्दाली के मन में सूरजमल का धन हड़पने की इच्छा हो गई। उसने सूरजमल के पास संदेश भिजवाया कि वह राज कर देने के लिए उसके पास हाजिर हो और जिन इलाकों को उसने हाल ही में हथियाया है वह उन्हें लौटा दे। सूरजमल ने इस बुलावे की कोई परवाह नहीं की। मथुरा की रक्षा का भार अपने पुत्र जवाहर सिंह को सौंपकर वह डीग की ओर चला गया। जवाहर सिंह ने फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के आसपास लूटमार कर रही एक अफगानी टोली पर हमला कर दिया और उसे हरा दिया। अब अब्दाली ने सूरजमल के किलों भरतपुर, डीग और कुम्हेर को जीतने की योजना बना ली थी। इस दौरान किसी महामारी की चपेट में आने से अब्दाली के सैकड़ों सैनिक मौत के मुंह में समा गए। सूरजमल को पत्र भेजकर अब्दाली ने धमकी दी कि यदि वह कर देने में आनाकानी करता रहा तो इसके परिणाम भयंकर होंगे। सूरजमल ने दृढ़ता के साथ अब्दाली को पत्र भेजा, जिससे अब्दाली को यह बात समझ में आ गई कि सूरजमल कोई साधारण राजा नहीं है। जब सूरजमल के अवैध किलों के बारे में अब्दाली को पता चला तो वह वापस कंधार की ओर लौट गया और अब्दाली का संग्राम सैनिक दृष्टि से असफल रहा। सूरजमल ने बाजी जीत ली। अब्दाली ने उसके किलों को हाथ तक नहीं लगाया था। इसके बाद साल 1761 में वो समय आ गया जिसमें एक विदेशी भारत की सरजमी में फिर से घुस गया। सोने की चिड़िया को उजाड़ने के इरादे से वो विदेशी आक्रांता था खुकार अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली किसी भी सूरत में दिल्ली जीतना चाहता था। काबुल से मकसद लेकर निकला अब्दाली रास्ते में लूटपाट करता आया और दिल्ली चढ़ाई कर दी। ये खबर जब मराठा राजा के पास पहुंची तो उसने तुरंत अब्दाली को खदेड़ने के लिए सदाशिव राव भाव को एक विशाल सेना के साथ दिल्ली की ओर भेज दिया। सदाशिव का मुकाबला दिल्ली में अब्दाली से तो नहीं हुआ, मगर उसने वहां मौजूद सेना को हराकर दिल्ली जीत ली। दिल्ली के राज सिंहासन के सामने भाव के घोड़े ने सलामी देकर शिवाजी राजे को श्रद्धांजलि दी और उसके वर्षों पुराने सपने को पूरा किया। मराठी सेना ने दिल्ली जीतकर अब्दाली को वापस खदेड़ने के लिए आगे बढ़ी। यहाँ सदाशिव राव भाव ने अब्दाली को भगाने के लिए आसपास के हिंदू राजाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनकी एक आवाज़ पर साथ देने के लिए कई रियासतें आ गईं, जिनमें से एक भरतपुर के जाट योद्धा राजा सूरजमल की भी सेना थी। अवध से लेकर पानीपत तक महाराजा सूरजमल ने मराठों का साथ दिया, लेकिन युद्ध मैदान पर सदाशिव राव भाव और सूरजमल के बीच किसी बात को लेकर आपसी मतभेद हो गया।
आपसी मतभेद के बाद महाराजा सूरजमल भरतपुर की ओर वापस लौट गए। जनवरी में पानीपत के मैदानों पर अफगानों और मराठों के बीच एक भयंकर युद्ध लड़ा गया, जिसमें दोनों पक्षों के कई हजारों सैनिक मारे गए। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। रोहेल और अफगानी फौज संख्या में ज़्यादा होने के कारण युद्ध जीत गई, मगर इस युद्ध में मराठों ने उनकी कमर तोड़ दी थी। युद्ध में मराठों के 1 लाख सैनिकों में से आधे से ज़्यादा मारे गए। मराठों के पास न तो पूरा राशन था और न ही इस इलाके का उन्हें भेद था। कई दिनों के भूखे सैनिक क्या युद्ध करते। अगर सदाशिव राव महाराजा सूरजमल से छोटी सी बात पर तकरार न करके उन्हें भी इस जंग में साझेदारा बनाते तो शायद भारत की तस्वीर आज कुछ और ही होती। महाराजा सूरजमल ने फिर से दोस्ती का हक अदा किया और महाराजा सूरजमल आगे आए। उन्होंने भरतपुर के द्वार उनके लिए खोल दिए। 30-40 हज़ार मराठे युद्ध के बाद जब वापस जाने लगे तो महाराजा सूरजमल के इलाके में पहुंचते पहुंचते उनका बुरा हाल हो चुका था। जख्मी हालत में भूखे प्यासे और ऊपर से भयंकर सर्दी थी। आधों के पास तो उन्हें कपड़े भी नहीं थे। कई महीनों तक सूरजमल ने उन्हें भरतपुर में रखा, उनकी दवा दारू करवाई और भोजन और कपड़े का इंतजाम किया। महारानी किशोरी ने भी जनता से अपील करके अनाज आदि इकट्ठा किया। सुना है कि कई लाखों रुपये उनकी सेवा पानी में खर्च हुए। जाते हुए हर आदमी को 1 रुपया और 1 सेर अनाज और कुछ कपड़े आदि भी दिए ताकि रास्ते का खर्च निकाल सके। महाराजा सूरजमल ने बाद में सेना तैयार करके आगरा को जीत लिया। आगरा के अलावा इसी साल महाराजा सूरजमल ने हरियाणा के कई रियासतों पर हमला कर लिया, जिनमें मेवात, पलवल और फर्रुखनगर थे। फर्रुखनगर को जीतकर उन्होंने अपने पुत्र जवाहर सिंह को सौंप दिया। एक बार फिर से उत्तर भारत में जाटों के नाम का डंका बजने लगा था। उनकी सीमाएं दिल्ली, राजधानी उत्तर प्रदेश के जिले आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, कानपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, इटावा, हाथरस, एटा, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, राजस्थान के जिले भरतपुर, धौलपुर, हरियाणा के जिले गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल तक फैल चुकी थी। उस समय दिल्ली में अब्दाली द्वारा बैठाया गया मुगल शासक था, जो कि बेहद कमजोर हो चुका था। उसका वजीर था नजीब उदौल, वही नजीब जिसने पानीपत का युद्ध करवाया था। नजीब को अब्दाली का समर्थन था और उसे इस बात की वजह से उसने महाराजा सूरजमल की सीमाओं को मानने से इनकार कर दिया और उसकी सीमाओं में जाके लूटपाट करवाने लगा। महाराजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने एक बार फिर से दिल्ली की ओर कूच कर दिया। नजीब ने सूचना अब्दाली को भिजवाई और मदद मांगी। नजीब ने दिल्ली के सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब सूरजमल की सेना दोआब के मैदानों में पहुंच चुकी थी। वहाँ उन्हें दिल्ली के द्वार हर तरफ से बंद होने और अब्दाली के फिर से भारत आगमन की सूचना मिली। लेकिन महाराजा सूरजमल कहीं न कहीं नजीब की इस हरकत से बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वीर की सेज समर भूमि होती है। चारों तरफ से बंद 4 दीवारी में कैद दिल्ली में वो केवल 30 घुड़सवार योद्धाओं के साथ दरवाज़ा तोड़कर घुस गए। वहाँ मौजूदा विशाल सेना महज 30 सैनिकों के साथ आए महाराजा सूरजमल पर टूट पड़ी। उसी जगह युद्ध करते हुए महाराजा सूरजमल वीर गति को प्राप्त हुए। इतिहासकार उनकी मौत से जुड़े अलग अलग मत देते हैं, मगर जो भी था उस दिन भारत का माता का एक सच्चा वीर योद्धा हमेशा के लिए चला गया था। उनके बाद भरतपुर रियासत को उनके पुत्र महाराज जवाहर सिंह ने संभाला और अपने पिता के नियमों को आगे लेकर गया। जाट महाराजा सूरजमल का इतिहास था। बस आज के लिए ही इतना। अगर आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।